नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, अब चुनाव की बिगुल फाइनली बज चुकी है, चीज़ें जो है अब साफ हो चुकी हैं, कम से कम तमाम सारी जो चर्चाएँ पीछे चल रही थी, जिस तरीके से नए-नए मुद्दे जो है वो सामने आ रहे थे, जिनको लेकर के तमाम सारी चर्चाओं का जन्म हो रहा था। यहाँ तक इनफैक्ट बात हो रही थी कि शायद चुनाव ही अधर में लटका दिया जाए। वर्तमान सत्ता जो है जिस तरीके से काम कर रही थी और जो उनकी नीतियाँ दिख रही थी, उससे कमोबेश ये चीज़ें लग भी रही थी। लेकिन अंततोगत्वा अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि चुनाव होना है, चुनाव होगा देश में। सर, अब ये जो बदला रुख है, इस बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, बहुत सारे ऐसे नए-नए मुद्दे सामने आ गए जो जिसने सत्ता के लिए तमाम सारी मुश्किलें खड़ी कर दी। उसमें से जो सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे हालिया मुश्किल थी, वो देखी गई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। जिस तरीके से चंदे चोरी का आरोप लगा, जिस तरीके से चंदा चोरी की बात सामने आई, ये कितनी अहम है और क्या कुछ असर इसका चुनाव पर रहेगा? देखिए राम प्रकाश जी, आप थोड़ा हल्का शब्द यूज कर रहे हैं। इसको चंदा चोरी नहीं कहिए, इसको डकैती कहिए। देखिए, चोरी और डकैती में अंतर होता है। चोरी होती है कि अनजाने में जाके आप किसी का पैसा उठा लें, वो होती है चोरी। और आप किसी को जाएं, उसको ईडी सीबीआई का डर दिखाएं, उसको रेट का डर दिखाएं, उसको दंड का वो दिखाएं, डर दिखाएं, और उसके बाद वसूली करें। ये होती है डकैती। ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। क्योंकि जितने भी केसेस अभी तक आए हैं उसमें स्पष्ट पता चल रहा है कि मात्र चंदे की चोरी नहीं है, ये जबरन वसूली है। और कनपटी पे कानून का डर दिखा के लोगों से पैसा वसूला गया है। ऐसे लोगों ने जो गेमिंग करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और देश को युवाओं को कर्ज में ढकेल रहे हैं, ऐसे लोगों से मोटा चंदा लिया गया है। और ये चंदा देने वाला आदमी का बेटा बीजेपी का नेता है पिछले 6-7 साल से। उसने बीजेपी ज्वाइन की है और उसके एसेट्स को अटैच किया है, और उसके बाद उसने चंदा दिया है और कार्रवाई कुछ नहीं हुई। 6-7 महीने खैर जेल में रहा। वो जो सुरंग बनाने वाला आदमी है, जिसकी सुरंग में मजदूर दब के मर गए और फंस गए और महीनों तक फंसे रहे, उसने चंदा दिया है। तो एक प्रकार का कोरिलेशन है आपस में कि आप किसी भी अमीर आदमी के पास जाएं और आप जाएं तब भी चलता है कि भाई आप गए और ये तो डकैती हुई, सिंपल। यहां धारा 120 बी का मसला है। ये कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी में सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी शामिल है। तो हम लोग जो अभी तक सुनते आए कि सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक लोग और पूंजीपतियों के बीच का गठजोड़ होता है, वो गठजोड़ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है भाई? चलिए ठीक है, हम ये मानते हैं कि जो सरकारी अधिकारी होता है वो संविधान के प्रति समर्पित होता है। मैं भी सरकारी अधिकारी था। हमारा कर्तव्य निष्ठा और सत्य निष्ठा है वो संविधान के प्रति है, किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता के प्रति नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ईडी की रेड होती है। ईडी के रेड में ये कहा जाता है, या तो अगर राजनीतिक नेता पे होती है तो उससे कहा जाता है बीजेपी ज्वाइन कर लो, और अगर किसी पूंजीपति पे होती है उससे कहा जाता है चुनावी बॉन्ड खरीद लो। अच्छा, ये दोनों अगर जो लोग नहीं करते वो जेल में चले जाते हैं। अब संजय सिंह जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, और ईडी के मसले में बेल आसानी से मिलती नहीं। तो इसका मतलब 3 तरह के लोग हैं आज जो अपोजिशन में हैं। जो अपोजिशन में है, इसका मैंने कट्टरता से, सारे डरों से ऊपर उठकर, डरो मत की बात से प्रेरित होकर वो अपोजिशन में हैं। चाहे वो शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी में चले गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जेल में चले गए। तो अब ये भेद करना जनता के लिए बहुत आसान हो गया। तो आप बड़ा आसान शब्द का उपयोग कर रहे हैं, चोरी। ये राम प्रकाश जी, चोरी नहीं है, डकैती है, और खुलेआम जनता की आंखों के सामने ये डकैती। जी। सर, चंदे की बात जब सामने आती है तो चंदे का खेल कोई नया नहीं है। चंदे पहले भी चंदे से ही राजनीतिक पार्टियां चला करती थीं। आज फिर उसी को थोड़ा-सा फॉर्मेट चेंज करने की बात सामने आ रही है। एक चीज़ और है सर, कांग्रेस भी लगभग यही बात कह रही है। कांग्रेस का कहना ये है कि भई एक तरफ 50% से ज़्यादा इनके पास चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद का जो पैसा आया वो आता है। कांग्रेस के पास आज की तारीख में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, केवल 11%। तो वो उनकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ खाते फ्रीज करने की मांग कर रहे हैं।
सर जब पूरा डेटा सामने आ गया है, आंकड़े सामने आ गए हैं कि कंपनियों ने खरीदा है, फिर कांग्रेस की ये मांग कहाँ तक जायज है और कितने क्यों आखिर ये जरूरी है? नहीं नहीं, पूरी तरह से जायज है। देखिए, अब लड़ाई जो है वो जनता को लड़नी है, कांग्रेस नहीं लड़ सकती, इंडिया गठबंधन नहीं लड़ सकता। उनके सारे जो अकाउंट्स हैं भाई, 25 लाख रुपए अगर उनके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 2-2 लाख रुपए कैश जमा कराए हैं और उसमें पैन कार्ड दिया हुआ है, उनके नाम पता है, उनके केवाईसी हैं, उसके आधार पे केवल 25 लाख या उस पर दंड लगा के उसको जब्त नहीं किया गया है, पूरे के पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। और इसी प्रकार का पैसा कैश में बीजेपी में भी दिया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो एक तरफ वो है जिसके पास पैसा है, भरपूर पैसा है, मोटा पैसा है और बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा है, और दूसरे के पास पैसा नहीं है। अब ये जैसे 1977 में जनता ने लड़ाई लड़ी थी अपोजिशन की, जनता पार्टी की, कोई इतना जनता पार्टी के पास इतने रिसोर्सेज थोड़ी थे। आज के तारीख में जो पैसे वाले लोग थे और जो भ्रष्ट लोग थे वो बीजेपी में चले गए, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी, जिनपे ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, मतलब ईडी सीबीआई के अनुसार वो दोषी थे और वो चले गए। तो पैसे वाले तो बीजेपी अब कांग्रेस में रहे नहीं, आरजेडी में रहे नहीं, सपा में रहे नहीं, तो इनके पास जब पैसा नहीं है, उनके पास भरपूर पैसा है, तो इलेक्शन कैसे होगा? तो जनता को लड़ना पड़ेगा। जनता कैसे करेगी? मान लीजिए मैं हूं, मैं दूंगा 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जो मेरी औकात होगी। तो जनता जो आज चाहती है कि देश के अंदर लोकतंत्र कायम रहे और गोडसे हारे और गांधी जीते, वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके इनको चुनाव लड़ाएगी और हम देखेंगे देश में लोकतंत्र बचे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप देखिए, एक तो होता है कि चंदा दिया, जैसे पहले भी चंदा होता था, जो कंपनी चंदा देती थी अपनी बैलेंस शीट पे उसको शो करती थी, अपने इनकम रिटर्न में उसको फाइल करती थी, ट्रांसपेरेंसी थी। आज के तारीख में यही नहीं पता है। जब कांग्रेस ये कह रही है हमारे पास जो 1100 करोड़ रुपए है, हमको कैसे पता किसने दिए? हाँ, जिसने जमा कराया है वो आदमी दूसरा है और जिसने भुनाया है वो आदमी दूसरा है, उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है। तो कांग्रेस को क्या पता किसने दिए? अरे अच्छा, जिसने दिए हैं उसी के बॉन्ड हैं, या क्योंकि ट्रांसफरेबल बॉन्ड है, उसमें कोई नाम तो है नहीं। अब मैंने बॉन्ड खरीदा, राम प्रकाश जी को दिया, राम प्रकाश जी ने जाके दे दिया वहां पर। तो क्योंकि केवाईसी बैंक को पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता है, ये सूचना मात्र दो लोगों के पास है, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, ना ये बीजेपी को पता है ना कांग्रेस को पता है। तो अगर ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा, कांग्रेस ने निवेदन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, आप बताइए हमको किससे पैसा दिया है? अगर वो भ्रष्ट लोग हैं, अगर उसमें कोई पाकिस्तानी एजेंट है, अगर कोई ऐसा आदमी है, लेकिन ईडी सीबीआई तो आपके पास है। हाँ, ईडी सीबीआई के रेड और उनका चुनावी बॉन्ड में पैसा दिया ना, इसके बीच में कोरिलेशन है। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर इसमें जांच हो जाए तो किसी भी ईमानदार आदमी के लिए, देश के प्रति समर्पित आदमी के लिए ये वेलकम स्टेप है। इसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? जब कांग्रेस खुद कह रही है कि इंक्वायरी करा लो और सुप्रीम कोर्ट से करा लो, तो सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी होगी और कांग्रेस के अंदर कुछ गलत सलत होगा तो कांग्रेस वाले जेल नहीं जाएंगे क्या? तो बीजेपी वाले भी मांग क्यों नहीं कर देते? हम भी चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी से पता चल जाए। ये तो पता चलिए, अच्छा पूरी सूचना भी नहीं दी गई, लिस्ट है कुछ और, पैसे थे टोटल कुछ और, दिए गए एक डेट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके पहले के नहीं दिए गए। अच्छा, ऐसे जो लोगों ने दिया जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहाँ डायरेक्टर फाइनेंस हैं और उनकी कंपनी लॉस मेकिंग है और उन्होंने मोटा पैसा दिया है, तो इसका माने बड़ी कंपनियों ने अपने को न दिखाकर अपने एम्प्लॉइज के थ्रू पैसा दिया है, जबकि इंडिविजुअल 2-2, 250 करोड़ कैसे दे सकते हैं? जी तो इसमें सर, चूंकि आपका अर्थशास्त्र का भी मामला है, इसलिए एक चीज और समझना चाहेंगे। अमित शाह साहब कह रहे हैं, गृह मंत्री हमारे, कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो काला धन को खत्म करने की एक प्रक्रिया थी और अब उनको इस चीज का डर भी लगने लगा है। वो अपना डर उन्होंने सार्वजनिक मंच पर बाकायदा एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव में व्यक्त किया है कि मुझे डर लगने लगा है कि अब जो है वो काला धन फिर से वापस आ जाएगा। तो सर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड और काला धन के वापस आने का जो संबंध है इनके बीच, हम जरा उसको समझना चाहते हैं कि ये क्या संबंध है। देखिए, असली मुद्दा यह है, अमित शाह जी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अपमान कर रहे हैं। अगर माननीय ये बात जाके सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कही वकीलों ने? बीजेपी के कहा ना वकीलों ने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 5 जजों ने निर्णय दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। तो अगर देश की सर्वोच्च संस्था ये कह रही है असंवैधानिक है,
तो आप कैसे कह रहे हैं संवैधानिक है? हमारी मकसद ये थी। अरे अब डकैत भी अगर मान लीजिए, खैर इसका कोरिलेशन मत कीजिए, डकैत क्या कहते थे? वो अपनी डकैती को गलत बताते थे क्या? वो कहते थे सही कर रहे हैं, पूंजीपतियों को लूट रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट से सजा मिल जाती थी वो भी फांसी में चढ़ जाते थे। अब जब कोर्ट कह रहा है ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, तो उसके बाद तो इस तरह की दलील देनी नहीं चाहिए। आपका मकसद क्या था से हमें क्या लेना देना? अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का निर्णय दिया, सबने मान लिया, 142 करोड़ लोगों ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक था, और जब ये पास किए गए बिल, कैसे पास किए गए? ये बिल पास किए गए लोकतांत्रिक ढंग से पास किए गए। आप लोगों को सस्पेंड करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, आंख मूंद के कानून पास करते हैं। 3 किसान बिल भी ऐसे ही पास कर देते हैं, लोगों को सस्पेंड करते हैं। इसी प्रकार से कभी सीए ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कंफ्यूजन की टील डाल देते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो उसके बाद में इसमें जितना असंवैधानिक काम है और असंवैधानिक काम में पार्टिसिपेट करने वाले सबको दंडित होना चाहिए। अब इसमें क्या डिस्कस करने की जरूरत है? माननीय अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, माननीय मोदी जी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और देश की 142 करोड़ जनता मानती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बात खत्म। जी सर, अब बॉन्ड से और चंदे की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सियासत की बात करते हैं कि जो सियासत अभी फिलहाल चुनावी सियासत की बात करते हैं। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो चुनाव की घोषणा के एन पहले पूरी दक्षिण में अपनी ताकत झोंकी, क्या कुछ बदलेगा उससे दक्षिण में? हो क्योंकि कर्नाटक में तो उनको एक बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से ईश्वरप्पा ये दावा करते थे कि उनका सीना चीर करके देख लीजिए, उनके दिल में मोदी जी दिखेंगे, सीने के अंदर मोदी जी दिखेंगे। वो उस ईश्वरप्पा साहब ने जो है वो भाजपा छोड़ दी है। अरे एक और खबर है राम प्रकाश जी, येदुरप्पा जी, माननीय येदुरप्पा जी जो चीफ मिनिस्टर थे, और उनके बेटे जो कि कर्नाटका प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन पे पॉस्को एक्ट लगा है। 17 साल की बिटिया ने पुलिस थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई है। पॉस्को एक्ट, एक 75 साल के आदमी पे पॉस्को एक्ट लगना, येदुरप्पा को तो प्रायश्चित में राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, और उनके बेटे को भी राजनीति से हट जाना चाहिए। आप बताइए, इस उम्र में पॉस्को एक्ट लगा है। ईश्वरप्पा ने भी सर ईश्वरप्पा ने ये बात कही है कि वो वहां पर कर्नाटक के अंदर जो है वो पूरी तरीके से गिरफ्त में है येदुरप्पा परिवार के, भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए वो छोड़ रहा है। नहीं, तो इसलिए गिरफ्त में है कि येदुरप्पा जी जानते ही है, जेल भी रहे और उनपे सारी कानूनी कार्रवाई हुई, इसीलिए बीजेपी ने उनको निकाला, इसीलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ी, बीजेपी के अगेंस्ट लड़े। और क्योंकि लिंगायत हैं, और क्योंकि वोकलिंगा उनके साथ नहीं है, क्योंकि कुर्बा उनके साथ नहीं है, क्योंकि दलित उनके साथ नहीं है, क्योंकि मुसलमान उनके साथ नहीं है, इसलिए लिंगायत के बिना वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। 16-17% लिंगायत है। तो अब जब दलित आपके साथ नहीं है, मुसलमान आपके साथ नहीं है, कुर्बा आपके साथ नहीं है, वोकलिंगा आपके साथ नहीं है, तो लिंगायत को कैसे छोड़ दें? तो कर्नाटका में तो एक सीट मिल जाए बीजेपी को, बहुत बड़ी बात। जी सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही थी अब वो समाप्ति पर है। अब महाराष्ट्र में उस यात्रा को पूरा होना है और वहां पर एक बड़ी तस्वीर की भी बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं, उनके जो तमाम युवाओं, खास करके युवा जो नेता हैं, उन सबको वहां पर जुटाने की बात है। उन सबको, वो सारे लोग वहां पर मंच पर रहेंगे जब समापन होगा। ये जो पॉलिटिक्स है वो कितनी अहम है, खास करके ना केवल महाराष्ट्र के लिहाज से बल्कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि डेट अनाउंस और दूसरी तरफ इधर न्याय यात्रा का समाप्त होना, और एक ऐसी तस्वीर के साथ, क्योंकि जो तस्वीर अखिलेश यादव की आई थी, जो तस्वीर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर तेजस्वी यादव की आई थी, काफी कुछ बात हुई थी उस पर, काफी फेवरेबल तस्वीरें ये मानी गई थी। तेजस्वी यादव भी जाएंगे, अखिलेश यादव भी जाएंगे, देश के इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े लोग मुंबई जाएंगे। अब आप मजा देखिएगा, फिर पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन के सारे क्षेत्रीय नेता और राष्ट्रीय नेता सब एक जगह इकट्ठे होंगे। अब हवा बदलते देखिएगा राम प्रकाश जी, आनंद आएगा। और जो देश के प्रति समर्पित लोग हैं और देश के संविधान को बचाने के, आप सोचिए अनंत हेगड़े, उस आदमी की हिम्मत देखिए। राम की हेगड़े का बेटा जो मुख्यमंत्री रहे, राम की हेगड़े, और बड़े समाजवादी नेता थे, वो कह रहा 400 सीटों दो, हम संविधान बदल देंगे। माने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बने हुए संविधान, जिसके प्रति 142 करोड़ लोग निष्ठावान हैं, और पूरा हर आदमी, सरकारी अधिकारी,
हर आदमी संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है, जिसकी रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बना है, वो उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। हवा बदलेगी। अब देखिए पूरे, अब ये अभी तक तो ये लोग चढ़े चले जा रहे थे ना, जैसे जर्मनी की सेना रूस के अंदर घुसी चली जा रही थी। अब जब रूस की सेना जब अंदर घुस जाएंगे उसके बाद अटैक करेंगी। और जब आप देखिएगा मुंबई की जरा मीटिंग देखिएगा, जहां उद्धव भी होंगे, शरद, अभी आपने थोड़े दिन पहले मीटिंग नासिक में देखी, राहुल भी थे, संजय राउत भी थे और शरद पवार भी थे, और लाखों की भीड़ थी। मुंबई में पूरा महाराष्ट्र इकट्ठा होगा, जय महाराष्ट्र के नारे लगेंगे, भारत माता के नारे लगेंगे, और यही चीज हर स्टेट में होगी। बिहार में आपने देख लिया, और इसमें अखिलेश भी जाएंगे, तेजस्वी भी जाएंगे। फिर देखिएगा सारे महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग, जो हम भैया जिनको वहां पे कहते हैं, वो सारे जब इकट्ठे होंगे मराठी मानुस के साथ, तो ये मराठी मानुस और भैया का बीच का जो गठबंधन है ना, ये बीजेपी वालों को गांव के अंदर और किसानों को जैसे कर रहे हैं लोग, इन्होंने बड़ा परेशान किया है। पंजाब के अंदर रामलीला ग्राउंड में 35,000 किसान था, और उन्होंने प्रण कर लिया अपने गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे। पैसे से नहीं कर पाएंगे आप, गांव के अंदर आपको गाड़ी से घुसना पड़ेगा। आपके जो ये लोग हैं ना, जो लोगों को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं और लोगों को आतंकित कर रहे हैं, अब इनके लिए मुश्किल है। अब इनका समय है आतंकित होने का, क्योंकि जनता बल के सामने आपके लाखों करोड़ों जो पूंजीपतियों की थैलियां और तिजोरियां हैं, वो काम नहीं करेगी। अब लड़ाई जो है वो सत्ता के बीच में और जनता के बीच में है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सर, ये जो तस्वीर की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये युवा चेहरे वहां पर रहेंगे, उसमें एमके स्टालिन से लेकर के और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, इन सबका नाम है। इसके अलावा एक चीज और है सर, थोड़ा एक लाइन उस पर भी मैं समझना चाहता हूँ। समापन के लिए जो जगह चुनी गई है वो कितनी महत्वपूर्ण है? शिवाजी पार्क को चुना गया है, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश हो रही है वहां से इंडिया गठबंधन की तरफ से? नहीं, देखिए शिवाजी पार्क ऐतिहासिक ग्राउंड है। जैसे गांधी मैदान है अपना पटना के अंदर, वैसे ही ये मुंबई का ऐतिहासिक मैदान है। और ये देखिएगा जरा, उस दिन देखिएगा कैसे भरेगा, ये पूरा मुंबई भर जाएगा। क्योंकि जब स्टालिन आएंगे सारे तमिल लोग आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश के आएंगे, ये अपने अखिलेश यादव, पूरा उत्तर प्रदेश के लोग पहुंच जाएंगे, बिहार से तेजस्वी को देखने पहुंच जाएंगे, राहुल गांधी को सारे लोग पहुंच जाएंगे, तो पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाएगा मुंबई के अंदर। तो इससे बढ़िया, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन टाउन है, इट्स ए मेट्रोपॉलिटन टाउन, और वहां पे हर प्रदेश के लोग रहते हैं और हर प्रदेश का नेता वहां मौजूद होगा। तो जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो आइडिया ऑफ इंडिया मुंबई में आपको दिखेगा। आपको जब ये जाते हैं बीजेपी वाले, तो वो आइडिया ऑफ गुजरात दिखता है, गुजरात मॉडल दिखता है। हर फैक्ट्री गुजरात में, सारा पैसे का निवेश गुजरात में। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार में कुछ नहीं, केवल मंदिर मस्जिद, लोगों को लड़ाना, लोगों को भड़काना, और सारी इंडस्ट्री गुजरात। तो अब ये लड़ाई जो है, ये पूरे महाराष्ट्र बनाम गुजरात है, राजस्थान बनाम गुजरात है, पूरे हिंदुस्तान बनाम गुजरात है। लेकिन जिस प्रकार से गुजरात का डोमिनेशन हो गया है हिंदुस्तान की राजनीति में और पूंजीवाद में, और पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूं राम प्रकाश जी, पार्कों में जो व्हाट्सएप अंकल्स है ना, वो बगलें झांक रहे हैं, अब आ गए सफाई देने में। अब उनको समझ में नहीं आ रहा मुकाबला जनता का कैसा करें, और जनता उमड़ उमड़ के प्रश्न पूछ रही है। अभी तो पीएम केयर फंड का जब भाड़ा खोलेगा तो पता चलेगा इन लोगों ने कितना घपलेबाजी की है। अभी तो चुनावी बॉन्ड का है, और चुनावी बॉन्ड से भी पैसा गया है पीएम केयर फंड में, और पीएम केयर फंड में भी बहुत बहुत फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनीज का पैसा है। तो अगला कदम होना चाहिए पीएम केयर फंड की जांच कराने का। जी सर, एक जो है 2-3 चीजें एक साथ मैं पूछना चाहता हूँ। संविधान बदलने का भी आपने जिक्र किया, जिस तरीके का बयान भाजपा के एक नेता की तरफ से आया, उसके बाद फिर जब वो देखा जाने लगा उसका असर, तो शायद उसके बाद कई सारी चीजें जल्दी जल्दी शुरू की गई ताकि ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बदल जाए, भटक जाए या खत्म हो जाए। सीए की बात होने लग गई, सीए को लेकर के आया गया, फिर सीए पर अब लगातार जो है वो चर्चा हो रही है। जो कॉन्क्लेव का दौर चुनाव के पहले शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उन कॉन्क्लेव में अब सीए को लेकर के खूब चर्चा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीए पर जो है वो बोलते हुए देखे जाते हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री और या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसके अलावा इन कॉन्क्लेव में और लोगों को इन विषयों पर जगह शायद बहुत कम दी जाती है, अगर दी भी जाती है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं दी जाती है।
कितना इम्पोर्टेंट विषय है ये, क्योंकि एक तरफ संविधान बदलने की बात, दूसरी तरफ सीए लेकर के आने की बात, और तीसरी तरफ जो इसकी टाइमिंग है कि जब पता था कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर चुनाव का ऐलान हो सकता है, ऐसे में सीए को लेकर के सामने आया गया, जबकि तैयारी तो इसकी 2019 में ही हो गया था। ये पूरा मामला 2019 में ही तैयार हो गया था, तो फिर ये लागू करने के लिए 5 साल इंतजार क्यों? लेकिन राम प्रकाश जी, पहली बात है ओवैसी साहब बोलेंगे, ओवैसी साहब जो है बीजेपी के फायदे के लिए, पोलराइज करने के लिए, और जानते हैं मुसलमान वोट कम मिलेगा, लेकिन हिंदुओं को उत्तेजित करने के लिए और हिंदुओं को संगठित करने के लिए और बीजेपी का फायदा करने के लिए ओवैसी साहब बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कल फोरम में कई डिबेट्स में मैंने ये बात कही और लोगों ने, जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उन्होंने मेरा विरोध भी किया। मेरा कहना है कि आपको सीए पे नहीं बोलना चाहिए। सीए इज नॉट ए इशू। क्यों नहीं है सीए इशू, बताइए ना प्रकाश जी। जो 2014 के पहले हिंदुस्तान में लोग आके बसे हैं, वो टोटल मिला के करीब 45,000 हैं जो नागरिकता मांग रहे हैं। 45,000, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई हैं। मुझे नहीं पता उसमें मुसलमान कितने हैं, मान लीजिए उसमें 10,000 मुसलमान हैं, मान लीजिए, जस्ट इमेजिन। अरे भैया, इसमें 10,000 मुसलमानों को अगर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ के चले जाइए, सारे मुस्लिम और हिंदू स्कॉलर्स मिलके चंदा इकट्ठा करके उनको लंदन में या अमेरिका में या किसी विकसित देश में जाके बसा दो ना। क्या परेशानी है? इसको इश्यू क्यों बना रहे हो? क्योंकि जितना सीए का तुम विरोध करेगे उतना ये पोलराइज कर लेंगे। इन्होंने फ्लैग मार्च करा दिया ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम बड़ा विरोध कर रहे हैं। मुस्लिमों ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि जो बुद्धिमान मुस्लिम है वो जानता है कि इलेक्शन के पहले हिंदू मुसलमान करने के लिए, पोलराइज करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए ऐसी बातें की जाएंगी, और जितनी ये बातें करेंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा। तो मैं तो कह रहा हूं सीए इज ए नॉन इशू। आज के तारीख में इशू केवल एक है, चुनावी डकैती जो हुई है, बॉन्ड की डकैती हुई है, दूसरे आदमी के खजानों को लूट लिया गया है, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, अपने अकाउंट्स को, उसी धारा के उल्लंघन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एक प्रकार से ये खुला है, जिसकी लड़ाई जनता को लड़नी चाहिए। हिंदू मुसलमान में नहीं उलझना चाहिए। मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई हमारे भाई हैं। हम लोग ईद और जितने भी हमारे धर्म के अनुष्ठान हैं, हम साथ साथ करेंगे। शुद्ध सनातनी रहूंगा, अपने सनातन धर्म का पालन करूंगा, किसी धर्म का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन सीए इज ए नॉन इशू। जी, निश्चित तौर पे अब जो समय है वो मुद्दों की बात करना ज्यादा जरूरी हो गया है, मुद्दों पर सवाल करना ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।